चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे हम, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने भी एक बेसिक एक्सप्रेशन डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। और उसमें हमने ये देखा कि किसी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉइंट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो तो हमारे सोर्स चार्ज पे ही डिपेंड करती है, उसी का फंक्शन है। सो वी हैव एन एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उस पे बेस भी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताए। अभी आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट इस बार हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज होगा, लाइक इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए uniformly charged circular ring। हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग लेंगे और उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। मान लेंगे बेटा ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इसलिए आपको यहां शो करना है कि ये चार्ज प्रेजेंट है। सपोज इस रिंग का रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं एज ए, और इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कहां पर कैलकुलेट करना है? एट पॉइंट P, और ये P पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो जिस तरह से हम कंटिन्यूस चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट करते थे वही लॉजिक लगाना। हम क्या करेंगे बेटा, यहां एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सपोज इसका चार्ज है dq। पहले इस एलिमेंट के कारण देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r, राइट। ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इट इज k इंटू dq बाय आर स्क्वायर। dE इज इक्वल टू k इंटू dq बाय आर स्क्वायर। बेटा इस एक्सप्रेशन में, इसकी डेरिवेशन में देखो, जो टोटल चार्ज है ना रिंग का वो q है, बट वी हैव टेकन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट जिसका चार्ज है dq। तो जब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे k dq, ये k वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन से। पहले इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, ये जो dq है, इस dq के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वहां पड़े हुए किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो ये रिपेल ही करेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये एंगल है थीटा, तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ठीक।
इस DE के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज हेयर DE cos थीटा और दूसरा जहां थीटा बनेगा वो हमेशा cos कंपोनेंट है, ये बेटा DE sin थीटा। जैसे कल भी बताया था आपको जब हम दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा के अलोंग जहां है वो cos और परपेंडिकुलर में sin। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ एक एलिमेंट चूज किया, यहाँ पर हमारे पास दूसरा एलिमेंट भी होगा इसके डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर आप देखो तो अगर इसके कारण यहाँ है डायमेट्रिकली अपोजिट है तो इसलिए ये भी डिस्टेंस तो R ही होगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज आल्सो DE। ठीक है, इस DE के भी दो कंपोनेंट हुए, जैसे इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये DE cos थीटा, ये थीटा है तो ये होगा DE cos थीटा, और बेटा ये होगा DE sin थीटा। अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो साइन कंपोनेंट दोनों के कैंसिल, लेकिन कॉस कंपोनेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों के कॉस कंपोनेंट ऐड होंगे तो अगर तो दो ही कंपोनेंट होते हैं तो हम लिखते हैं DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, कल वाले क्वेश्चन में था। बट यहाँ ऐसे कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो समझना। हमने दो एलिमेंट चूज किए, दो कंपोनेंट मिल गए, ऐसे हम इन्फिनाइट एलिमेंट चूज कर सकते हैं, एक यहाँ होगा तो दूसरा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ होगा। कितने एलिमेंट्स होंगे, हर कहीं हो सकते हैं। इसलिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, जिसको मैं E से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। DE cos थीटा की इंटीग्रेशन, समीशन नहीं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉन्टिन्यूस चार्ज है, हर कहीं एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होगा जिसका वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। DE मैंने अभी आपको बताया था, इट इज K इंटू DQ बाय R स्क्वायर इंटू cos थीटा आ गया। अब यहां से देखिए ध्यान से बेटा, अगर ये A है तो ये भी ऑब्वियसली A ही होगा, तो cos थीटा कितना हुआ, cos थीटा हुआ A बाय R, हुआ या नहीं हुआ, cos थीटा कितना हुआ A बाय R, so we can write it as K by R square DQ की इंटीग्रेशन इंटू A बाय R भी लिख लो, सो इट इज इक्वल टू K A बाय R क्यूब इंटू DQ इंटीग्रेशन आ गई Q। DQ की इंटीग्रेशन क्या आ गई Q। Therefore आपके पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, सिंस R तो हमने खुद ही बनाया हुआ है, हमारे पास जो गिवन डिस्टेंसेस है वो है A और X, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ A एंड X कैसे लिखेंगे देखना बेटा। जो R स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो आपका जो R होगा दैट विल बी इक्वल टू X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2, तो R क्यूब कितना हुआ X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। Therefore, if I substitute R cube here, तो आपके पास E क्या बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैं पूरा लिख दूंगा अभी, इंटू Q डिवाइडेड बाय R क्यूब की जगह X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2 इंटू A, राइट। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद रखना है। What is electric field intensity at the distance x from the center? It is K Q by X square plus A square power 3/2। अब ऐसे एज्यूम कर लो कि जो पॉइंट P है
वो यहां ना होके सेंटर पे होता। इफ पॉइंट P इज एट द सेंटर, if point P is at the center of the ring, तो बेटा पॉइंट P यहां ना हो गया, अगर यहां होता देन x is equal to 0। कि A क्यों आया यहां, x आएगा ना यहां। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहां उल्टा लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज थोड़ी लिखना है, x बाय a लिखना है। ये करेक्शन कर लेना, इट शुड बी q इंटू एक्स बाय ए। पता चल गया, cos थीटा लिखना था, मैंने गलती से यहाँ a बाय r लिख दिया, a बाय r नहीं, cos थीटा इज x बाय r। ये करेक्शन कर लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ, in place of a by r you have to write x by r, it is base by hypotenuse not perpendicular by hypotenuse। cos है, sin होता तो ये लिखते। तो अगर पॉइंट P हमारा रिंग के सेंटर पे है, मतलब यहाँ है, तो x हो गया 0 बेटा, और अगर x 0 है तो यहाँ वैल्यू डाल दो, E आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स किसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। एट द सेंटर ऑफ द रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। और अगर पॉइंट P बहुत दूर है, सेकंड केस देखना, अगर हम ये बोल रहे हैं कि x बहुत बड़ा है A से, ये पॉइंट P यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो जब x बहुत बड़ा होगा A से, देन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर ही हो गया, है ना। तो इन दैट केस हमारा जो E है वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 कैंसल, एक्स क्यूब, लेकिन एक एक्स ऊपर भी तो है, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय एक्स स्क्वायर। और ये वैसा ही आ गया, सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं देखो, उसको समझो भी। आपके पास E जो है वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय एक्स स्क्वायर। ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ Q, और इससे x डिस्टेंस दूर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यही लिख दे। लेकिन यहाँ पर आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, ये आपके पास एक रिंग है, तो यहाँ इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। इन द सिमिलर वे वी विल से कि अगर हमारे पास एक रिंग है और बहुत दूर किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो वही एक्सप्रेशन आएगा जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है। दैट मीन्स कि किसी दूर वाले पॉइंट के लिए for a very far off point, the charge distributed on the circumference is concentrated at the center। जो चार्ज सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए नहीं, सिर्फ किसी दूर वाले पॉइंट के लिए। For a very far off point, the charge distributed on the circumference behaves as a point charge concentrated at the center। फिर देखिए बेटा आगे, अगर मैं एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लूं, I will write E equal to 1/4 pi epsilon 0 Q into x divided by x square plus a square power 3/2।
बेटा अगर मैं इस DE/DX को 0 पुट कर दूं, क्यों 0 पुट करना, देखो फॉर E टू बी मैक्सिमम, इस पे बेस एंट्रेंस में क्वेश्चन क्या आता है, E टू मैक्सिमम हमेशा कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम कभी वेरिएबल नहीं हो सकता। फॉर E टू बी मैक्सिमम, जो DE/DX है दैट इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसके डिफरेंशिएशन को 0 पुट करो सॉल्व करके, U/V का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपका जो x आ जाएगा वो आएगा बेटा +-R/√2, R नहीं, तो यहाँ रेडियस हमने A लिया है, ठीक है, +-A/√2। बेटा अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, देखो मान लेते हैं ये सेंटर है, ये रिंग है मेरे पास, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने देखा 0 है, तो सेंटर से बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, जैसे ही A/√2 पे पहुंचे वो मैक्सिमम हो गई, उसके बाद फिर से कम होने लगेगी, क्योंकि किसी दूर वाले पॉइंट के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके वो 0 भी होगी, तो ये पैरेलल बना देना, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। ये जो E की वैल्यू है ये मैक्सिमम है, आप कैलकुलेट कर सकते हो x की जगह A/√2 डाल के, बट ये सिर्फ इस तरफ है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इधर कोई पॉइंट लेके देखते तो ये ऐसे ग्राफ बनता, ठीक है, जो -A/√2 है वो भी एक पॉइंट है इधर। ठीक है, ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद x, एंड व्हाट इज x, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिंग है, यहाँ से इधर मैंने ले लिया पॉजिटिव x और इधर ले लिया -x, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0, देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग at x equal to A/√2, E becomes maximum, and after that it starts decreasing again। ठीक है बेटा, ये ग्राफ, ये वाला पॉइंट और ये एक्सप्रेशन याद रखें, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बेटा ये तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, मान लो हमारे पास कंप्लीट सर्कल नहीं, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो किसी सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, जेईई में क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, सेमी सर्कुलर, या फिर उसके बाद में सर्कुलर आर्क की बात भी करूंगा। सपोज देयर इज ए सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे, बट इस बार हमारे पास सर्कल पूरा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाला। सपोज अगेन मैं इसके रेडियस को अब r बोल देता हूं, क्योंकि जनरली हम रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ वैसे भी डिस्टेंस r ही होने वाला है, क्योंकि हम सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीट सर्कल अगर होगा तो सेंटर पे 0 होता है, वो हमने कंफर्म कर लिया। अब अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो एक सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है r, मैं यहां लिख देता हूं, रेडियस ऑफ द रिंग इज r। क्या करो बेटा, फिर से हमारे पास है तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ही चार्ज का, तो यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं मैं, dq इसका चार्ज है और dx इसकी लेंथ है। इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों एंड से देखो, यहाँ आल्दो हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे,
तो ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड आई विल से दैट दिस इज DE। अगर बेटा ये एंगल है, ये जैसे हॉरिजेंटल है, ऐसे वर्टिकल बना लेता हूं, अगर ये एंगल है थीटा, तो इस DE का जो नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा, है ना, और इसी DE का जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा DE साइन। और कॉस में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखना, मैं अभी चेंज कर दूंगा ये कंपोनेंट्स के नाम। मान लो ये DE यहां पर थीटा एंगल बनाती है, पहले मैंने ये लिया, मैं ये भी ले सकता हूँ, यहाँ थीटा बनाया, तो इस DE का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा DE cos थीटा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमेशा DE cos थीटा नीचे ही होगा, यहाँ DE cos थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया, और DE sin थीटा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप थीटा कौन सा ले रहे हैं। और ये इस एंगल को मैं सपोज बोल देता हूं D थीटा, क्योंकि अब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो इजीली होगा ये। एंड आफ्टर ऑल आपको करना क्या है, फाइनल रिजल्ट तो याद रखना ही है। देखना पहले, अगर बेटा इस सेमी सर्कुलर रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। आपको पता है लैम्डा क्या होता है, dq बाय dx। तो dq कितना हुआ, लैम्डा इंटू dx। तो बेटा de कितना हुआ, de हुआ k dq बाय r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो r ही लिखना पड़ेगा, x तो लिख नहीं सकते ना अभी, क्योंकि इस एलिमेंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है, सेंटर को o बोल देता हूँ, डिस्टेंस तो r ही लिखना है। और r कांस्टेंट है, आप ये एलिमेंट जहां मर्जी लो, r वेरिएबल नहीं है अभी। सो इट इज k dq की जगह लैम्डा dx लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम कैसे यहां से dx की जगह d थीटा इंट्रोड्यूस करेंगे, देखना। आपको एंगल की डेफिनेशन पता है, हाउ वी डिफाइन एंगल, एंगल इज डिफाइंड एज आर्क बाय रेडियस। तो यहां अगर मैं इस एंगल को d थीटा बोल रहा हूं तो आर्क हो गई dx, और रेडियस तो r ही है। तो व्हाट इज dx, r इंटू डी थीटा। तो बेटा ये dx यहां डालूंगा, तो de क्या बन गया, k इंटू लैम्डा r इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास बेटा de बनता है k लैम्डा बाय r डी थीटा। पहले आप इतना समझ लो कि de ये कैसे आया, फिर आगे करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर अभी बताऊंगा कि मैंने इन टर्म्स ऑफ डी थीटा लिखा ही क्यों है। अब बेटा ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ DE जिसको मैंने बोला, DE वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कॉस और एक साइन। ध्यान से कंसंट्रेट करके देखना कि ये एलिमेंट मैंने जो यहाँ कंसीडर किया था, ऐसा एलिमेंट यहाँ नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो उसमें भी अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा लिया, तो कॉस कंपोनेंट उसका भी इधर होगा और साइन नीचे होगा। अगर एलिमेंट यहाँ लूंगा, DE एक और आ गया, इधर आ गया DE कॉस और इधर आ गया DE साइन, तो कॉस कैंसिल हो गया यहाँ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पता है, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा। इंटीग्रेशन किया मैंने, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सेमी सर्कल लेना है, इंटीग्रेशन में कैसे पता चलेगा, देखना। ये एलिमेंट यहाँ है, यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो जब आप यहां से लेके यहां तक पूरा घूम जाओगे तो एंगल कितना हो गया, 180। तो आपकी इंटीग्रेशन के लिमिट्स बनेंगे 0 टू पाई। अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो इंटीग्रेशन जो हमने पहले किया उसको इस तरीके से भी कर सकते थे, लिखते इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। सेमी सर्कल है तो बस, बाकी डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा। सेमी सर्कल है तो 0 टू पाई इंटीग्रेट कर लो,
अगर आपको कोई क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है 1/4, तो 0 to π/2 कर लेना, देखना कि एंगल कितना, एंगल पूरे सेमी सर्कल को इंक्लूड कर लेता है, एंड दैट इज 180 डिग्री, और पाई रेडियन उसी को बोलते हैं बेटा जी। तो आपके पास E बना, इन प्लेस ऑफ DE आई विल राइट K λ/r बाहर, क्योंकि K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, R तो सेम है, कहीं से भी लो डिस्टेंस, और इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π। It means E is equal to K into λ/r। साइन थीटा की क्या इंटीग्रेशन होती है? माइनस कॉस थीटा। It will be minus cos theta from 0 to π। माइनस साइन को बाहर रख लेना, K into λ/r with minus cos π minus cos 0। सो बेटा E आपके पास आया माइनस K λ/r, cos π होता है -1, -2 हो गया, ये माइनस के साथ मर्ज हो गया, 2 आएगा, तो E आपके पास बनेगा 2K λ/r। ये डायरेक्ट मैं इस पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ये डेरिवेशन पहले कर लो। हम ऐसे यूनिट में लिखते हैं ना, एंगल का ऐसे यूनिट रेडियन है, और रेडियन में जब भी लिखोगे तो पाई आएगा। चलिए मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा क्या रिजल्ट हमारे पास आया। इट इज लाइक, ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है, मैंने लिया r। इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, तो E कितना आएगा पता है सेंटर में? 2K λ/r, ठीक। K की जगह अगर मैं लिखूं, आई विल राइट 2 into 1/4 π epsilon 0 into λ/r, या आप ऐसे लिख सकते हो E equal to 1/2 π epsilon 0 into λ/r, ठीक है बेटा, यही डेरिवेशन। लेकिन अगर आपने, जैसे सपोज आपको ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये सेमी सर्कुलर रिंग xy प्लेन में है, पर जैसे दिख रही है वैसे ही है, z एक्सिस नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म में हम E को क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर E? वेक्टर में जब भी लिखेंगे, एक तो आपने मैग्नीट्यूड तो लिख ही देना है इंटू λ/r, लेकिन साथ में आपने लिखना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखोगे या तो I या J या K, डिपेंडिंग ऑन की वो कौन सी एक्सिस में है। तो यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? जो कॉस कंपोनेंट था वो इधर और इधर कैंसिल हो गया था, साइन कंपोनेंट तो नीचे है ना, d sin थीटा, d sin थीटा, d sin थीटा, तो E की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है। तो अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव y दिया, नीचे की तरफ क्या हुआ? -y, तो -y मतलब J, लेकिन नेगेटिव। तो आपके पास जो E का वेक्टर एक्सप्रेशन है, दैट विल बी -2 π epsilon 0 λ/r into J, ठीक है। कहीं प्लस J को टिक नहीं कर देंगे, कहीं आप -i को या +i को टिक नहीं करेंगे, डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी। अब अगर यही सिचुएशन ऐसे गिवन होती, सिंस अभी हमने डेरिवेशन कर लिया, अब बार बार नहीं करेंगे,
यही सिचुएशन अगर ऐसे होती, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होनी थी, है ना, तो ये माइनस नहीं आता, प्लस आ जाता। अगर यही ऐसे होता कि ये पॉजिटिव है, बताओ इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस होता, प्लस आई लिखते, और अगर इस तरफ होता तो माइनस आई लिखते। इस चीज का ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड तो यही है 2k लैम्डा बाय आर। एक तो ये समझने वाली चीज है इसमें। दूसरा बेटा ये समझो कि अभी तक हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आ रहा था, इसलिए मैंने बड़े पर्टिकुलरली लिखा था E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लिखा था मैंने कल। लेकिन यहाँ हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, लीनियर चार्ज है, और यहाँ आर स्क्वायर नहीं, आर है। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि किसी लीनियर चार्ज के कारण, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या आर क्यूब नहीं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ओनली। सो अगर पॉजिटिव की जगह आपको ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है, लेकिन ये रिंग नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये रिंग नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बताओ अब इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टेकिंग रेडियस एज आर, उसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2k लैम्डा बाय आर तो लिखना ही है, इनटू यूनिट वेक्टर कौन सा लिखूं? देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को इधर और इधर अट्रैक्शन मिलेगी, और रिजल्टेंट उनका ऊपर की तरफ होगा। सो यू विल राइट प्लस जे, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब हमने सर्कल के लिए प्रूव कर लिया, सेमी सर्कल के लिए कर लिया, तो हमेशा आपने खाली ये प्रूव भी नहीं करते जाना है, आपको बहुत बार ऐसा भी करना पड़ता है, रिजल्ट को मेमोराइज करना है, याद रखना है। बेटा अगर हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क है, किसी सर्कुलर आर्क के कारण बोला है, बताओ जी ये सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क के कारण इसके सेंटर में दिया नहीं है मेरे को कि ये सेमी सर्कल है या क्वार्टर सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, एंगल दिया थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा? इसकी लीनियर डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, रेडियस दिया हुआ आर, तो E विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर इनटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये डायरेक्ट याद रखो बेटा फॉर्मूला, ठीक है। किसी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। एंड देखो अगर कंप्लीट सर्कल होगी, अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो थीटा इज 2 पाई, 360 डिग्री बोल सकते हो। तो जब आप थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे ना, तो ये बनेगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय 2, 2 कट जाएगा, साइन पाई होता है 0, तो आपका E जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और होता भी है सर्कल के सेंटर पे। एंड अगर सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल में थीटा कितना होना चाहिए? सोचो, अभी बताया था थीटा इज 180 डिग्री या थीटा इज पाई, तो E कितना हुआ? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये 1 पुट कर दोगे तो E वही आ जाएगा जो अभी हमने डेरिवेशन करी है। इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप जनरली कभी भी, जैसे मान लो 1/4 सर्कल दिया है, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द मेन थिंग, जिसके लिए हमने ये कैलकुलेशंस भी करी हैं और फॉर्मूला भी याद रखा है।
सपोज बेटा जी मेरे पास ये 1/4 सर्कल है, कैसे बनाऊंगा 1/4 सर्कल, देखना 2 लाइन बनाओ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज थीटा? π/2 90 डिग्री बोल दो। तो E कितना होगा 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन 45, 90/2 लिखना था ना, 45 हुआ। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2, और 2/√2 को क्या लिख सकते हैं? रैशनलाइज करके देखो, 2/√2 को √2 लिख सकते हैं आप। सो आपके पास E बन गया k लैम्डा बाय r इंटू √2। ये याद रखना है कि अगर आपके पास 1/4 सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, उस क्वार्टर सर्कल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? k लैम्डा बाय r इंटू √2। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बोलो? पॉजिटिव है ना ये, इसकी डायरेक्शन रिपल्सिव होने की वजह से ये मिटा देता हूं अभी मैं। देखो इसमें भी ऐसे कंपोनेंट आएगा, इधर एक इधर एक इधर, तो इसकी ओवरऑल जो डायरेक्शन बनेगी वो इधर आएगी। कैसे? इस पॉजिटिव का नीचे रिपल्शन, इसका इधर रिपल्शन, तो रिजल्टेंट ये। इस पॉजिटिव का इधर, इस पॉजिटिव का इधर, तो रिजल्टेंट फिर ये। सबके रिजल्टेंट निकालते जाओ, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, सेंटर में होगा ये। बाकी आपको अगर कोई और आर्क दिया हुआ है जिसमें आपको पता है एंगल, तो उसी को वहां यूज करना। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। सपोज ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है। आप बोलोगे वही क्वेश्चन है, ये तो अभी किया। हमें पता है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मेरे पास इस सेमी सर्कल का आधा हाफ नेगेटिव है और बाकी जो आधा है वो पॉजिटिव है। तो अब यहां सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है? तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, किसी सेमी सर्कल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 2k लैम्डा बाय r, 2 नहीं k लैम्डा बाय r √2। cos 45 भी तो आता था, अभी यहां भी वही आएगा एक का, लेकिन दूसरे का भी तो है। हाँ सॉरी, मैंने सेमी सर्कल का बोलना था। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आएगा 2k इंटू लैम्डा बाय r, चाहे आधा पॉजिटिव है चाहे आधा नेगेटिव है। लेकिन सोचो ये आएगा कैसे, क्यों मैंने आपको ये लॉजिक बताया। मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया हुआ है यहाँ, इस पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, लेट मी से दिस इज E प्लस, एंड इस नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी तरफ होगा, दैट विल बी E माइनस। अगर सेमी सर्कल का आधा पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो 1/4 है, तो किसी 1/4 सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k लैम्डा बाय r √2, और ये नेगेटिव भी तो 1/4 ही है, तो E नेगेटिव के कारण कितना होगा? k लैम्डा बाय r इंटू √2। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के, E पॉजिटिव E नेगेटिव दोनों आ गए, लेकिन ध्यान से देखिए ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, देखते हैं वही आता है या नहीं आता है। तो ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा। मतलब अगर आपको डायरेक्शन बतानी है ना यहाँ, और ये दिया ये x है ये y है, तो डायरेक्शन तो अलोंग नेगेटिव x एक्सिस आएगी।
क्योंकि इस नेगेटिव ने क्या करना है, यहाँ पड़े हुए किसी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना है, इस पॉजिटिव ने रिपेल करना है, उन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। आपको पता है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर। दैट वे दिस e will be equal to square root of e plus का स्क्वायर कितना हुआ, k lambda by r रूट 2 स्क्वायर प्लस k lambda by r रूट 2 स्क्वायर। ठीक है जी, देखते हैं वही आता है या नहीं आता जो सेमी सर्कल के लिए आया था। सो दैट e will be equal to square root of, दो बार आ रहा है, मैं लिख दूं ऐसे 2 k lambda by r रूट 2 स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर। तो इस रूट 2 का रूट आ गया रूट 2 और इस पूरे का तो कैंसिल हो गया k lambda r इंटू रूट 2 एंड सी वही आ गया या नहीं आ गया, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है 2, तो e कितना आ गया 2k इंटू लैम्डा बाय r। तो फर्क क्या है, फिर फर्क है डायरेक्शन का। अगर पूरी की पूरी वायर के ऊपर एक जैसा चार्ज होता, जैसे सारा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग माइनस वाई एक्सिस। बट अगर आधा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव है तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। यही चीज रिवर्स कर लो, अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा ना तो ये उधर चला जाएगा। ऐसे और आप केसेस बनाओ, बिकॉज ये फिजिक्स है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन कर दिया तो ये एग्जाम में आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसी मिस गाइडेंस मैं कभी भी नहीं दूंगा कि ये किया ये आ गया। बट आपने इस तरीके से पढ़ना है कि ये किया तो उसके बाद कुछ भी हम करें तो हम उसमें एटलीस्ट वी कैन थिंक कि कैसे करना होगा। ठीक है, कैसे समझाया मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको अप्लाई करें एंड ट्राई टू डेवलप सम मोर सिचुएशंस लाइक दिस। मैं बोल रहा हूँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आप इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले लो। आप 1/4 सर्कल का आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव लेके करो। आप क्वार्टर सर्कल की जगह 1/6 सर्कल लेके कर लो जिसमें थीटा आप 60 डिग्री लेके करो, कितना आता है। तो ऐसे केसेस कर लीजिए। ठीक है, हमेशा वेक्टर एडिशन ही करनी है। बट जब आपके पास सर्कुलर आर्क आ गई ना तो वेक्टर एडिशन वाले जितने भी हमने ये रूल्स थे लगा के फाइनली जो रिजल्ट निकाला किसी आर्क के कारण वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक है, देन डिपेंडिंग ऑन थीटा आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।